आदिस अपने चेम्बर में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसी वक्त नताशा उसके चेम्बर में आती है। आदि, तो रात का क्या प्लान है तुम्हारा? नताशा उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। आदिस अभी भी अपनी सोच में गुम था। वो नताशा की बात का कोई जवाब नहीं देता है। यह देख नताशा उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? क्या यह सोच रहे हो कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब उसकी शादी कैसे करोगे? कहाँ करोगे? करोगे या नहीं करोगे? आदिस अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, क्या कुछ भी बोलती रहती हो तुम? वैसे क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि आज रात मुकुल की सगाई के लिए तुम्हारे क्या प्लान है? तुमने शॉपिंग की या नहीं? नताशा ने कहा। सगाई मुकुल की है, मेरी नहीं। तो मैं क्यों शॉपिंग करूं? तुम्हें करना है तो तुम करो ना जाकर। आदिश बोला। उसे कोई गिफ्ट नहीं दोगे क्या? सच में आदिश, तुम काफी बदल गए हो शादी के बाद। वरना पहले तो तुम्हें बस बहाना चाहिए होता था कपड़े खरीदने का, और तुम ढेर लगा देते थे। नताशा ने आदिश की तरफ देखा। हाँ, तो पहले बात अलग थी। अब मैं शादीशुदा हूँ और बाप बनने वाला हूँ। अब बच्चे के लिए सेविंग्स तो करनी पड़ेगी ना। आदिश ने कहा। वाह, वाह भाई वकील साहब, मान गए आपको। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, नताशा ने उठते हुए कहा। कपड़ों के शोरूम बाहर खड़ी वेदिका अब थकने लगी थी। उसे करीब 2 घंटे हो चुके थे यहाँ खड़े हुए। वेदिका अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए बोली, ये मुकुल कहाँ है अभी तक? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? जब उसे आना नहीं था तो पहले ही बोल देता ना। तभी वेदिका का फोन बजता है। स्क्रीन पर मुकुल का नाम देख फोन उठाती है। हेलो मुकुल, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। सॉरी वेदिका, बट मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता। सॉरी तुम्हें वेट करवाने के लिए। तुम कहो तो मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा देता हूँ। मुकुल ने गिल्ट महसूस करते हुए कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली आऊंगी। वेदिका ने यह कहकर फ़ोन काट दिया और थोड़ा आगे आकर ऑटो का वेट करने लगी। उसी वक्त अभय की गाड़ी वहां से गुजरी। अभय की नज़र जब वेदिका पर जाती है तो वो गाड़ी रोक लेता है। गाड़ी रोक। अभय गाड़ी के बाहर आता है। वेदिका की नज़र जब अभय से जा मिलती है तो वो वहां से आगे बढ़ने लगती है। वेदिका। अभय उसके पीछे आता है। वेदिका एक बार भी पीछे नहीं मुड़ती है। तो अभय तेजी से वेदिका के आगे आकर बोला, वेदिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल करने वाले? हटो मेरे सामने से। क्या किसी राह चलती लड़की का रास्ता रोकना शरीफ घरों के लड़कों का काम है? वेदिका ने अभय की तरफ देख ताना मारा। अभय कुछ नहीं बोलता है सिवाय सिर झुकाने के। वेदिका वहां से हट हाथ के इशारे से ऑटो रोकने की कोशिश करती है। वेदिका, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? वो क्या है कि इस इलाके में ऑटो और बसें थोड़ी कम ही आती हैं। बस इसलिए कह रहा हूं मैं। अभय ने धीरे से कहा। वेदिका अभय की तरफ देखती है। न जाने क्यों, लेकिन वो अभय को मना नहीं कर पाई। वो अपने बैग्स उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ती है। अभय भी उसकी मदद करता है बैग उठाने में। शॉपिंग बैग को गाड़ी की डिक्की में रख अभय अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। सीट बेल्ट लगाते हुए वेदिका से पूछ बैठा, इतनी सारी शॉपिंग बैग, कहीं जा रही हो क्या तुम? सगाई है मेरी आज, बस उसी के कपड़े हैं। वेदिका ने बिना किसी भाव के कहा। जबकि ये बात सुन सीट बेल्ट लगाते अभय के हाथ वहीं रुक गए। शाम के वक्त आदि शीशे के सामने खड़ा एक एक कपड़े खुद से लगाकर देख रहा था। वो अब तक बेड पर कपड़ों का ढेर लगा चुका था, लेकिन फिर भी उसे जम नहीं रहे थे। उसे परेशान देख नायरा ने कहा, आदिश, कुछ भी पहन लो ना, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। और वैसे भी सगाई मुकुल की है, तुम्हारी थोड़ी ही है जो तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है कपड़ों के लिए। एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था नताशा से, जब उसने मुझे कहा था कि मेरा प्लान क्या है आज का। इससे अच्छा तो मैं कपड़े खरीद कर ले आता। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं? आदि सिर्फ लोअर में खड़ा शर्ट को खुद से लगाकर देख रहा था। उसकी परेशानी देख नायरा उठकर उसकी तरफ आई और अलमारी से एक ब्लैक कलर का कोट सेट निकालकर आदिश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये पहनो, तुम पर ब्लैक काफी अच्छा लगता है। ब्लैक तो मैं पहन लूंगा, लेकिन क्या तुम फिर लड़कियों का मेरे आसपास मंडराना बर्दाश्त कर पाओगी? आदिश जल्दीबाजी में बोल गया। क्या? नायरा ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, वैसे तुम्हें रेडी नहीं होना क्या? लड़कियां वैसे भी बहुत टाइम लगाती हैं रेडी होने में। आदिश ने शर्ट पहनते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं लगाती। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। नायरा बेड पर एक तरफ बैठ गई।
नायरा अपने लिए साड़ी निकाल चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उसने ऑलिव ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि उस पर काफी अच्छी लग रही थी। जब वो बाहर आई तो आदिश उसे देख पलके झपकाना भी भूल गया। नायरा ने इस वक्त कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। साड़ी में उसका बड़ा हुआ पेट अलग ही दिखाई दे रहा था। ब्यूटीफुल, काफी अच्छी लग रही हो तुम इस साड़ी में, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। आदिश हल्का सा मुस्कुराया। उसकी बात पर नायरा भी मुस्कुरा दी। तैयार होकर दोनों नीचे आते हैं। हॉल में बैठी दादी और हेमा जी जब नायरा को देखती हैं तो दोनों दूर से ही उसकी बधाइयां लेते हुए बोलती हैं, कितनी सुंदर लग रही है नायरा, किसी की नजर ना लग जाए। दादी हेमा जी की तरफ देखती हैं। हेमा बेटा, नायरा की नजर उतार दो एक बार। माँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे जिसकी बुरी नजर मेरी बच्ची को लग जाए। जी माँ जी। हेमा जी अपनी जगह से उठती हैं और थोड़ी देर बाद वो हाथों में नमक और सूखी मिर्च लिए नायरा के पास आती हैं और उसके सिर से बारती हैं। पास खड़ा आदिश नायरा को एकटक देख रहा था। नजर उतारकर हेमा जी आदिश से बोली, नायरा का ध्यान रखना और गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम ही रखना। आदिश सिर झुकाए बोला, जो हुक्म मेरे आका। आदिश और नायरा मुकुल के घर पहुंच चुके थे। गाड़ी से उतर ना आदिश नायरा की तरफ आता है और गेट खोलते हुए अपना हाथ आगे कर देता है। नायरा उसके हाथ को देख हल्का सा मुस्कुराती है और फिर उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए आराम से बाहर आती है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। आदिश नायरा को देख नताशा उसी तरफ चली आती है। ओह वाओ, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, नताशा ने नायरा का कंधा छूते हुए कहा। जवाब में नायरा सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी। मुकुल आदिश के करीब आता है तो आदिश उसे मुस्कुराते हुए गले लगाकर बोला, कांग्रेचुलेशंस यार। वैसे कहाँ है तेरी वेदिका, दिखाई नहीं दे रही। आई नहीं क्या अभी तक? बस कुछ देर में आने वाली ही है, मुकुल ने कहा। कैसी हो नायरा? वो नायरा की तरफ मुड़ा। मैं बढ़िया हूँ, कांग्रेचुलेसन मुकुल, नायरा ने कहा। थैंक यू, मुकुल बोला। थोड़ी देर बाद वेदिका की एंट्री होती है। उसने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था। वो काफी प्यारी लग रही थी इस वक्त, लेकिन उसके चेहरे पर एक चीज की कमी थी और वो थी मुस्कुराहट। उसके चेहरे पर कहीं भी मुस्कुराहट का नामो निशान तक नहीं था। नायरा जैसे ही वेदिका को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वेदिका थी, उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। मुकुल आगे आकर वेदिका का हाथ पकड़ता है और उसे सबके बीच ले आता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हालांकि वेदिका के हाथ कांप रहे थे इस वक्त। सब लोग उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं। आदिश अपने लाए गिफ्ट हाथ में लिए नायरा को साथ चलने का कहता है। आदिश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दोनों को गिफ्ट और बुके देता है। वेदिका मुस्कुराते हुए आदिश को थैंक यू बोलती है। आदिश के सामने से हटते ही जब वेदिका की नज़र नायरा पर जाती है तो वो एक बार शॉक्ड रह जाती है। वो पास खड़े मुकुल से बोली, मुकुल, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके, मुकुल ने कहा और फिर आदिश से बातें करने लगा। वेदिका नायरा की तरफ आती है। उसके पास आकर वेदिका उसका कंधा छूते हुए बोली, कैसी हो नायरा? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? नायरा ने पूछा। वेदिका पहले तो खामोश रहती है और फिर नायरा की तरफ देखकर बोलती है, मैं दोपहर को अभय से मिली थी नायरा। ये सुन नायरा ने आगे जानने की इच्छा से पूछा, क्या कहा भैया ने आपसे? क्या उनको पता है कि आज आपकी सगाई है? बिल्कुल पता है नायरा, मैंने खुद उसे बताया है। वेदिका बिना किसी भाव के बोली। ऐसा क्यों किया आपने? आप जानती भी हैं कि भैया आज तक सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। आपके अलावा उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। क्या आप भूल गई हैं अभय भैया को, उनके प्यार को? नायरा ने बेचैन होकर कहा। हाँ, भूल गई हूँ मैं। और वैसे भी अभय ने कौन सा मुझे याद रखा है। मैं भूली नहीं हूँ उसके वो कड़वे शब्द जो उसने उस दिन सबके सामने मुझे कहे थे। अगर वो मुझसे प्यार का दावा करता था तो फिर विश्वास क्यों नहीं किया मुझ पर? मेरे एक बार कहने से मेरी बात को सच मान लिया उसने। क्या इतना ही जाना था मैंने मुझे? वेदिका की आवाज में एक डर था। ऐसा नहीं था दी, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे पापा ने जानबूझकर किया था। उन्हें अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, अबे भैया के लिए। अबे भैया को जब ये बात पता चली थी तब वो पापा से बहुत गुस्सा हुए थे। वो उसी वक्त आपसे मिलकर सारी बात क्लियर करना चाहते थे, आपसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन पापा ने उन्हें अपनी कसम दे दी। वो मजबूर थे। नायरा ने पूरी बात कह डाली।
उसकी बात सुन वेदिका की बाईं आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उसके गाल पर आ गिरी। नायरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप एक मौका देंगी ना भैया को, उन्हें उनकी बात कहने का। वेदिका अपनी आंख पोंछ नायरा की तरफ देखती है। अब बहुत देर हो चुकी है नायरा। मुकुल ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। मुझे माफ करना। लेकिन दी, वेदिका उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, नायरा मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी, और शायद तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। इस हालत में तुम्हें हर तरह के स्टेज से दूर रहना चाहिए। नायरा खामोश हो गई। वेदिका अपनी आंख से उंगली पर काजल लेकर नायरा के कान के पीछे लगाते हुए बोली, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भगवान हर बुरी नजर से बचाए। नायरा कुछ नहीं कहती है, बस बदले में हल्का मुस्कुरा देती है। वेदिका की मम्मी नायरा को तिरछी नजरों से देख रही थी, जबकि उसके पापा ने नायरा से बात की। डांस की बारी आने पर मुकुल और वेदिका डांस करने लगते हैं। सब लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। नताशा आदिश और नायरा का हाथ पकड़ उन्हें भी बीच में ले आती है। नताशा, नायरा कैसे डांस? कुछ मत बोलो, थोड़ा सा डांस करने से कुछ नहीं होता है। कम ऑन। नताशा नायरा का हाथ आदिश के हाथ में थमा देती है। आदिश एक हाथ से नायरा का हाथ पकड़ता है और दूसरा हाथ साड़ी के ऊपर से ही नायरा की कमर पर रख डांस करने लगता है। वो नायरा के कंफर्ट को देखते हुए डांस कर रहा था। नायरा इस वक्त उसके कुछ करीब थी। नायरा की नजरें आदिश के चेहरे पर जा ठहरती हैं। आदिश आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था उस ब्लैक सूट में। उसका चेहरा, उसकी आंखें और खासकर हमेशा उसके चेहरे पर रहने वाली उसकी वो मुस्कुराहट। नायरा को आदिश आज बहुत ही प्यारा लग रहा था। आदिश आराम से नायरा को घुमाता है। नायरा की पीठ जब आदिश के सीने से आ लगती है और आदिश के दोनों हाथ नायरा के हाथों को थामे उसके पेट पर थे। आदिश ने हाथों से नायरा के पेट को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। उसके हाथ नायरा के हाथों के ऊपर ही थे। यह देख नायरा मन ही मन मुस्कुराती है। तुम सच में बहुत अच्छे हो आदिश। सब तुम्हें एक पिले बॉय कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। तुमने कभी भी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया है। तुम थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते हो, लेकिन उतने ही काइंड हार्टेड भी हो। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। नायरा पलटती और एकदम से आदिश के सीने से आ लगती है। आदिश को समझ पाता सिवाय इसके कि इस वक्त उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सुबह के वक्त आदिश की नींद कमरे में हो रही खटपट की आवाज से खुलती है। वो आंखें मसलते उठकर बैठ जाता है। ठीक से आंखें खोलने पर उसकी नज़र साइड की टेबल पर चढ़ी नायरा पर जाती है, जो कि इस वक्त दीवार पर लगी आदिश की तस्वीर को ठीक से लगा रही थी। क्या कर रही है ये लड़की सुबह सुबह? आदिश खुद से बड़बड़ाया और फिर वो उठकर उस तरफ आता है। क्या कर रही हो तुम ये? आदिश उसके पीछे खड़े होते हुए बोला। नायरा को उसके आने का पता नहीं था, तो अचानक से आदिश के बोलने पर नायरा चौंक कर डर जाती है और हल्का सा उसका पैर लड़खड़ा जाता है। हाँ, वो गिरती उससे पहले ही आदिश उसे पकड़ लेता है और आराम से नीचे उतारते हुए बोला, ये क्या कर रही थी तुम? अभी गिर जाती तो? वो तुम्हारी ये तस्वीर कील से आधी निकली हुई थी। अगर ये गिर जाती तो शीशा टूट जाता, और शीशे का टूटना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे ठीक कर देती हूँ, नायरा ने कहा। और इसे ठीक करने के चक्कर में अगर तुम अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती तो? आदिश ने हल्की सख्ती से कहा। तो नायरा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऐसे कैसे गिर जाती? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। तुम्हारे रहते क्या मुझे कोई चोट लग सकती है? और अगर मैं तुम्हें गिरा देता तो? आदिश ने उसकी तरफ देखा तो नायरा पूरे विश्वास के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं करते। इतना तो तुम्हें जान चुकी हूं मैं। इतना बोल वो जाने के लिए पलटी ही थी कि आदिश उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। नायरा आदिश के सीने से आ लगती है। आदिश अपने दोनों हाथ नायरा के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसकी आंखों में देखता है। इतने यकीन की वजह जान सकता हूँ? झूठ मत बोलना, क्योंकि वकील आंखों से ही झूठ पहचान लेते हैं। आदिश की करीबी से नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसकी गर्म सांसें उसे अपने माथे पर महसूस हो रही थी। वो मुझे नहीं पता, नायरा ने पलकें झुकाते हुए कहा। यह बात मेरी तरफ देखकर बोलो। आदिश उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करता है। नायरा इधर उधर अपनी आंखें की पुतलियां घुमाने लगती है और फिर बोलती है, भाभी आप? आदिश जैसे उधर देखता है, नायरा उसकी पकड़ से छूट वहां से बाहर की तरफ भाग जाती है। आराम से, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, आदिश ने कहा और फिर अपना सिर खुजाते हुए खुद से बड़बड़ाया।
आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही परवाह करने लगा हूँ नायरा की। कंट्रोल आदि कंट्रोल। नायरा की तस्वीरें इस वक्त सामने लगे टीवी पर चल रही थी। यह तस्वीरें कल रात की थीं। उन तस्वीरों को देख वो शख्स गहरी आवाज में बोलता है, कितनी खूबसूरत हो तुम। मन करता है कि हमेशा तुम्हें अपने सामने बैठा कर रखूं। उसी वक्त टीवी पर तस्वीर आती है जो कि आदिश नायरा के डांस के वक्त थी। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उतर आती है। तुम्हें इसके पास नहीं होना चाहिए। तुम्हें पाने की तलब बढ़ती जा रही है मेरी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और बहुत जल्द मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। आज लब का बर्थडे था तो वो आज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। वो दौड़ता हुआ नायरा के पास आता है। नायरा उसे गोद में नहीं उठा सकती थी तो वो हल्का सा नीचे झुक प्यार से लब का गाल छूते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे लब। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। नायरा के छूने से लब मुस्कुराने लगता है और फिर उसके पेट को छूते हुए बोलता है, चाची, छोटा बेबी बाहर कब आएगा? मुझे उसके साथ खेलना है। उसे अपना बर्थडे केक खिलाना है। छोटा बेबी बहुत जल्द आएगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए चैम्प। पीछे से आते आदिश ने कहा। उसे देख लब सीधा उसके पैरों से लिपट जाता है। आदिश उसे ऊपर उठाकर हवा में उछालते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे चैम्प। लब डरने की बजाय खिलखिलाने लगता है, जबकि नायरा उसकी परवाह करते हुए आदिश से बोली, आदिश, क्या कर रहे हो? वो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा नायरा, तुम चिंता मत करो। लब को अपने चाचू पर पूरा भरोसा है और वो उसे नहीं गिराएंगे। तभी तो देखो, वो बजाय डरने के हंस रहा है। पास से गुजरती सौम्या ने कहा। नायरा उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ सोचते हुए उसके हाथ अपने पेट पर चले जाते हैं। वो अपनी सोच में उलझी हुई जोर से बोली, नहीं, तुम इतने छोटे बच्चे को हवा में कैसे उछाल सकते हो? वो अभी पैदा हुआ है। नायरा के जोर से बोलने पर हॉल में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। आदिश भी लब को नीचे उतार नायरा की तरफ आंखें छोटी करते हुए देखता है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर नायरा को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, तो वो बात को संभालते हुए बोली, वो मैं लब की बात कर रही थी। वो छोटा है अभी और आज उसका बर्थडे भी है। ऐसे में उसे चोट वोट लग गई तो मैं बस इसलिए बोल रही थी। दादू उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोले, तुम उन दोनों की फिक्र मत करो बेटा, वो दोनों ही एक जैसे हैं। आदित्य समझ चुका था कि नायरा क्या सोच रही है, तो वो उसे तंग करने के इरादे से उसके पास से गुजरते हुए बोला, तुम जो सोच रही हो मैं वो भी करने वाला हूँ आगे जाकर। मैं तो बच्चों को ऐसे ही संभालता हूँ, तुम अपना देख लेना। आदित्य उसकी तरफ आई विंग करते हुए आगे बढ़ गया, जबकि नायरा उसे हैरानी से देख रही थी। शाम के वक्त मेहमान आने शुरू हो चुके थे। आदित्य बिल्कुल तैयार था। वो हाथ में घड़ी पहनते हुए चेंजिंग रूम से काफी देर से बाहर नहीं आई नायरा को आवाज देता है, नायरा, क्या कर रही हो तुम इतनी देर से अंदर? क्या पार्टी खत्म होने के बाद बाहर आओगी? अपने ब्लाउज के हुक में उलझी नायरा झुंझलाते हुए बोली, मैं तभी आऊंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ ना। एक तो मूड स्विंग और ऊपर से ब्लाउज के हुक का ना लगना नायरा को और परेशान कर रहा था। क्या हुआ नायरा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आदिश को नायरा की फिक्र हुई तो वो चेंजिंग रूम के दरवाजे पर चला गया। वो दरवाजा नॉक करते हुए बोला, नायरा, सब ठीक है ना? देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ये ब्लाउज का हुक नहीं लग रहा मुझसे। एक तो दिन पर दिन मैं मोटी होती जा रही हूँ और हाथ ही नहीं पहुंच रहा मेरा कमर तक। नायरा ने फिर से हुक लगाने की कोशिश करते हुए कहा। वो सोच आतिश दरवाजा खोल अंदर आ गया। उसे देख नायरा शीशे के सामने से हट दीवार से लगते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आदिश ने नायरा के पास आकर कहा। हाँ, तुम हुक लगाओगे मेरा? नायरा ने कहा। हाँ, मगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं भाभी को बुला लाता हूँ। आदिश ने पीछे पलटते हुए कहा। वो वहां से जाने लगा तो नायरा ने धीरे से कहा, तुम ही लगा दो। ओके। आदिश नायरा की तरफ बढ़ा। नायरा के पास आकर वो गर्दन से उसके बालों को एक तरफ करता है और हुक लगाने लगता है। हुक लगाने के बाद वो नायरा के बालों को ठीक करते हुए बोला, वैसे तुमने साड़ी क्यों पहनी है? सूट ही पहन लेती। तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं रह पाओगी। मैं इस घर की बहू हूँ आदिश। पार्टी में ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। नायरा ने वहां से बाहर की तरफ आते हुए कहा। आतिश भी उसके पीछे आता है। उसके बाद दोनों नीचे की तरफ चले आते हैं। करीब करीब मेहमान आ चुके थे। लब ने भी आज प्यारा सा सूट पहना हुआ था। सभी लोगों के आने के बाद पार्टी शुरू होती है। बीचों बीच एक 4 मंजिला केक रखा जाता है। लब खुशी से चहकते हुए केक के पास खड़ा था। कुछ देर बाद दादू दादी लब के
हाथ से केक कटवाते हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। एक एक कर सभी लब को गिफ्ट देते हैं। पूरा गुप्ता परिवार आए हुए मेहमानों के स्वागत में लगा था। कुछ लोगों को नायरा के बारे में पता नहीं था, तो हेमा जी उनसे नायरा को मिलवा रही थी। नायरा भी चेहरे पर मुस्कान संजोए सबसे मिल रही थी। उन मेहमानों के बीच कोई था जिसकी आंखें सिर पर सिर्फ नायरा पर थीं। उसका मुस्कुराता चेहरा देख वो शख्स मनी मन बोला, क्या खूबसूरती दी है भगवान ने तुम्हें, लेकिन उस आदिश को तुम्हारी खूबसूरती की कोई कदर नहीं है। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है वास्तव में। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और बहुत जल्द तुम अपनी सही जगह होगी मेरे पास। उस शख्स की नज़र अपने पास से गुजरते एक वेटर पर जाती है। नायरा थक चुकी थी तो वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। उसे अब भीड़ में घबराहट होने लगी थी। मौका देखकर वो वेटर नायरा के पास पहुंच जाता है। मैडम जूस, वेटर ने कहा। शुक्रिया, लेकिन क्या आप मेरे लिए पानी लेकर आएंगे? नायरा ने कहा। वेटर कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी ट्रे से ऑरेंज जूस का गिलास उठाकर नायरा के हाथ में थमाते हुए आदेश बोला, जूस पीने से बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती है। फिलहाल ऑरेंज जूस की ज़रूरत है तो पियो इसे। नायरा बिना कुछ बोले जूस पीने लगती है। वेटर को वहीं खड़ा देख आदिश ने कहा, तुम जाओ, और हाँ, ये ट्रे में सिर्फ एक गिलास लेकर ही मत घूमो। ऐसे सबको एक एक करके जूस दोगे क्या? माफ करना सर। वेटर वहां से चला गया। वेटर के थम्सअप का इशारा करते ही वो शख्स वहां से चला गया। सब पार्टी में बिजी थे। लब यहाँ से वहां भाग रहा था। जूस पीने की थोड़ी देर बाद ही नायरा को अजीब सा महसूस होने लगता है। दौड़ता हुआ लब उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चाची मेरे साथ डांस करो ना। लब ने जिस तरीके से नायरा का हाथ पकड़ा था उसे देख नायरा हल्का सा मुस्कुराई। सच में आदिश ने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है तुम्हें। चाची चलो ना। लब ने फिर से जिद की तो नायरा उठकर उसके साथ चली आती है। बच्चे का मन रखने के लिए वो एक जगह खड़े होकर बस हाथ हिलाने लगती है। लब बड़ी खुशी से उसके साथ उछल रहा था। लब को नायरा के साथ देख आतिश उसके पास आकर बोला, अच्छा बच्चू, अब चाचू तो याद ही नहीं होंगे तुम्हें। इतनी जल्दी डांस पार्टनर बदल लिया तुमने। चाचू, जब दो लोग डांस करें तो उनके बीच में नहीं आना चाहिए। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है आपको। लब ने आतिश का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन नायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ सही है भाई, ठीक है तो तुम लोग डांस करो। आतिश ने लब के बालों को बिगाड़ते हुए कहा। चाचू, लब ने मुंह बना। उन दोनों के बीच की नोकझोंक देखती नायरा को अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका हाथ अपने गले और पेट पर चला जाता है। नायरा को उल्टी जैसा महसूस होता है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अपने हाथ पर कुछ महसूस होने पर वो मुंह से हाथ हटाकर देखती है तो उसके हाथ पर खून लगा था। ये देख वो घबराई हुई इसी तेज आवाज में बोली, आदिश। आदिश तुरंत नायरा की तरफ देखता है। क्या हुआ नायरा? नायरा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो बेहोश होकर गिरने लगी। नायरा, आदिश ने तेजी से नायरा को पकड़ लिया। सब लोग हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर परेशान खड़े थे। आदिश का हाल इस वक्त कुछ ठीक नहीं था। उसकी शर्ट पर नायरा के खून के हाथ छपे थे। वो बिना फल के झपका एकटक वार्ड के गेट की तरफ देख रहा था। हर कोई नायरा के लिए परेशान था। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही आदिश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, नायरा कैसी है अब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना उसे? आतिश की आवाज में फिक्र था जिसे सबने महसूस किया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, फिलहाल वो ठीक है। जहर उनकी पूरी बॉडी में नहीं फैला, वरना तो बहुत दिक्कत हो सकती थी उनके लिए, उनके बच्चे के लिए। भगवान का शुक्र है आप उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, डॉक्टर ने कहा। जहर वाली बात सुन सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जहर? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? नायरा की बॉडी में पॉइजन कैसे हो सकता है? आदिश ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर गुप्ता। आप चाहें तो उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं। उनकी बॉडी में पॉइजन की कुछ मात्रा थी, इतनी कि वो उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी। डॉक्टर ने आदिश की तरफ देखा। डॉक्टर की बात सुन आदिश के चेहरे पर अजीब सी परेशानी उभर आई। कुछ वक्त बाद नायरा को होश आता है। आदिश इस वक्त उसके पास ही बैठा हुआ था। नायरा खुद को हॉस्पिटल में देख हैरानी से उठकर बैठ जाती है। उसे बैठे देख आदिश अपनी जगह से उठ उसकी तरफ आया। अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम ठीक हो ना? नायरा का ध्यान सबसे पहले अपने पेट की तरफ जाता है। उसके पेट को छूते हुए वो आदिश की तरफ देखती है।
मुझे क्या हुआ था आदिस? आदिस एक गहरी सांस भरते हुए बोला, तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया था नायरा। क्या? पॉइजन? आखिरी शब्द बोलते वक्त नायरा की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुम्हारी बॉडी में पॉइजन की कुछ मात्रा मिली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नायरा? तुम्हें पॉइजन किसने दिया होगा? पार्टी में तो सब घर वाले ही थे, और जो बाहर से आए थे उन्हें मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। उनका तुमसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो आखिर ये हरकत किसने की होगी? आदिश के चेहरे के भाव गंभीर थे। कहीं सबके पीछे अबीर का हाथ तो नहीं? आदिश ने नायरा की तरफ देखा। पता नहीं, लेकिन किसी की मुझसे क्या दुश्मनी होगी, मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी होगी? नायरा ने दुखी होकर कहा। तभी दरवाजा खोलते हुए रमन अंदर आता है। आदिश, क्या नायरा को होश? अपनी बात अधूरी छोड़ वो नायरा की तरफ आता है। तुम ठीक हो ना नायरा? मैं ठीक हूँ भैया, नायरा ने धीरे से कहा। सब लोग अंदर आ चुके थे। हेमा जी नायरा के पास उसका हाथ पकड़े बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद नायरा को लेकर पूरा परिवार घर आ चुका था। नायरा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। सामने पार्टी में आए सभी वेटर खड़े हुए थे। आदिश उन सबको बारी बारी से देख रहा था। वो सबके चेहरे पर आए भाव को नोट कर रहा था। चलते चलते वो एक जगह आकर रुक गया। सामने वही वेटर खड़ा था जिसने नायरा को जूस दिया था। आदिश के रुकते ही वो घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। आदिश उस पर अपनी सख्त नजरें गड़ाए हुए तेज आवाज में बोला, तुम में से जिसने भी जूस में जहर मिलाया था वो अपना गुनाह खुद कबूल कर ले, वरना मुझे तो अच्छे से जानते ही होगे आप लोग। वो बेटर नजरें नीची कर लेता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। आतिश को समझते देर नहीं लगती कि यह काम किसने किया है। तो वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने को होता है, तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर देख आतिश फोन कान से लगाए बिल्कुल शांत हो गया। क्या हुआ आतिश गुप्ता? तुम्हारी बीवी बच्चे के साथ जिंदा है या फिर मर गई? जिंदा ही होगी, वरना तुम यूं आधी रात को बेटर से सवाल जवाब नहीं करते। वैसे उनसे कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं है। सामने से आवाज आई, तुम हो कौन? आदिश की आवाज सख्त हो गई। मैं कौन हूँ यह जानने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए यह है कि आखिर मैं तुम्हारे घर में कैसे आया, तुम्हारे कमरे में कैसे घुसा। फोन की दूसरी तरफ किसी की गहरी आवाज आई। आदिश उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। वो आवाज काफी भारी थी। नायरा से क्या लेना देना है तुम्हारा? उसे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो तुम? आदिश की आवाज में कठोरता थी। लेना देना तो उसी से ही है मेरा। मुझे बस वो चाहिए, और मैं उसे हर हालत में पाकर ही रहूंगा। मिस्टर आदिश गुप्ता, इतना बोलकर सामने से फोन कट गया। आदिश फोन जेब में रख सभी वेटरों की तरफ देखता है। जाओ यहाँ से सभी। सभी देर न करते हुए एक ही सेकंड में वहां से गायब हो जाते हैं। ये देख प्रेम जी हल्के गुस्से में बोले, ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा आदि? उन सबको जाने क्यों दिया तुमने? क्योंकि उनसे कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं था। उसने ये काम सिर्फ कुछ पैसों के लिए किया होगा। अगर मैं उससे कुछ पूछता भी तो वो मुझे कितना ही बता देता। आखिर वो उस इंसान के बारे में जानता ही कितना होगा। उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आदिश ने गहरी आवाज में कहा, और चलकर नायरा के पास आता है। वो नायरा को दोनों हथेलियों से पकड़ उठाते हुए बोलता है, चलो चलकर रेस्ट कर लो। आदिश, किसका फोन आया था तुम्हारे पास? कुछ बोलो, प्रेम जी ने सख्ती से पूछा। जिसका भी था पापा, वो बहुत जल्द मेरे सामने होगा, आदिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और फिर नायरा को लिए ऊपर की तरफ बढ़ गया। नायरा को 8वां महीना लग चुका था। सुबह के वक्त नायरा घर के बाहर बने गार्डन में वॉक कर रही थी। डॉक्टर ने उसे सुबह शाम वॉक करने को कहा था। लब उसके पास में फुटबॉल से खेल रहा था। पास रखी चेयर पर दादी बैठी स्वेटर बुन रही थी। नायरा ने इस वक्त अपने ऊपर हल्का सा शॉल डाल रखा था। आतिश कमरे में आराम से सोया हुआ था। तभी पास में रखा उसका फोन बजता है। आदिश नींद में ही फोन उठाकर कान से लगाते हुए बोला, हाँ आदिश, तुम उठे नहीं अभी तक? तुम्हें पता है ना कि आज बीसीआई की मीटिंग है? ये मीटिंग कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए। तुम उसमें भी लेट होना चाहते हो? फोन पर दूसरी तरफ नताशा की आवाज आई। हाँ, आ रहा हूँ। आदिश ने फोन कट कर साइड में रख दिया। फिर वो उठकर बैठ जाता है। आज मौसम अच्छा था। आदिश उठकर खिड़की की तरफ चला आया। पर्दे हटाते ही उसकी नजर नीचे गार्डन में टहल रही नायरा पर चली जाती है। सुबह की खिली खिली धूप में नायरा का चेहरा चमक रहा था। उस पर उसका मुस्कुराते हुए दादी से बात करना उसके चेहरे को और निखार रहा था। आदिश उसके चेहरे में जैसे खोसा गया था। अपने बालों में से हाथ घुमाते हुए
आतिश हल्का सा मुस्कुराया। आई थिंक कि किसी दिन मैं इस लड़की के प्यार में पड़ जाऊंगा। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वापस पर्दा लगाते वक्त आतिश की नजर नायरा के कंधे से गिरते शॉल पर चली जाती है, जिसे नायरा नीचे झुककर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने बढ़े हुए पेट के कारण वो नीचे नहीं झुक पाती है। झुकने के कारण उसका लाल पड़ता चेहरा देख आतिश देर न करते हुए वहीं बालकनी से ही नीचे कूद गार्डन में पहुंच गया। वो नायरा के पास आकर शॉल उठाकर उसके कंधे पर डालते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो डॉक्टर ने कहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, बस वही कर रही हूँ। नायरा ने शॉल को अच्छे से लपेट लिया। कुछ दूरी पर बैठी दादी स्वेटर बुनने में मगन थी। आदिश उनके पास आकर बैठते हुए बोला, दादी, आप ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हैं? क्या मेरे लिए? नहीं, तेरे होने वाले बच्चे के लिए, दादी ने ऊन समेटते हुए कहा। जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए आप स्वेटर बना रही हैं? इससे अच्छा तो मेरे लिए ही बना दीजिए ना, मैं भी तो बच्चे का बाप हूँ। आदिश ने दांत चमकाए तो दादी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लगता तो नहीं है तू अपनी हरकतों से कि तू बाप बनने वाला है। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ, नायरा को अंदर ले आना अपने साथ। दादी अपनी ऊन की थैली समेटे अंदर की तरफ चली आई। आदिश नायरा की तरफ देखता है, जो कि अपना हाथ कमर से लगाए टहल रही थी। अंदर चले? आदिश ने तेज आवाज में कहा, तो नायरा हाँ में सिर हिलाते हुए उस तरफ आ गई। अंदर आकर नायरा सोफे पर बैठ जाती है। हेमा जी उसे बादाम का हलवा बनाकर लाती हैं। थोड़ी देर बाद आदिश कोर्ट जाने के लिए तैयार था। वो हाथ में घड़ी पहनते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। उसे देख नायरा ने कहा, आदिश, क्या तुम मुझे मंदिर तक छोड़ दोगे? आदिश अपनी घड़ी की तरफ देखता है। वो ऑलरेडी लेट था, तो उसने कहा, तुम किसी और के साथ चली जाओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, लेकिन क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? नायरा ने कहा। नहीं, मैं पहले से ही लेट हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ब्रेक में कैंटीन से कुछ खा लूंगा। बाय। इतना बोल आदिश वहां से चला आया। एक शख्स जो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था, किसी भी हाल में वो आदिश आज की मीटिंग में नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए बस, समझे? इतना बोल वो फोन काट देता है। फिर हंसते हुए बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम आज की मीटिंग में कैसे जाते हो। नायरा इस वक्त मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी। वो मंदिर दादी के साथ आई थी। मंदिर में आकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, लेकिन कोई था जिसकी नजर इस वक्त नायरा पर गड़ी हुई थी। आदिश थोड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो लेट था। जल्दी वो कोर्ट पहुंच चुका था। अपना कोर्ट वो जैसे ही आगे बढ़ाता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर आया नौ नंबर देख एक बार तो आदिश फोन काटने को होता है, लेकिन फिर को सोच फोन उठा लेता है। हेलो, हेलो आदिश, कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होगे। दूसरी तरफ से आवाज आई। उसकी आवाज से आदिश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इतना बोल आदिश जैसे ही फोन काटने को होता है, तो वो शख्स गहरी आवाज में बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है फोन काटने की? आदेश गुप्ता, एक बार अपने फोन में आई तस्वीर तो देख लो। उसके बोलते ही आदेश जल्दी से अपना फोन ऑन करता है। उसे किसी अननोन नंबर से कोई फोटो भेजी गई थी। आदेश जैसे ही वो फोटो डाउनलोड करता है, तो हैरानी से उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तस्वीर में नायरा एक जगह बैठी हुई है और उसके पीछे खड़े शख्स के हाथ में चाकू था। वो तस्वीर देख आदेश गुस्से से बोला, क्या बकवास है ये? ऐसी तस्वीरें दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन नायरा, जरा सोचो कि क्या हो जब पीछे खड़ा ये आदमी चाकू सीधे नायरा के पेट पर मार दे। उस शख्स ने कहा, चाहते क्या हो तुम आखिर? आदिश की आवाज में कठोरता थी। तुम्हारी बर्बादी। उसकी आवाज में भी कठोरता उतर आई। आदिश शांति से उसकी बात सुन रहा था और फिर हल्के गुस्से में बोलता है, अगर नायरा को जरा सी भी खरोच भी आई ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। किसने कहा मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा? नहीं, मैं अपनी नायरा को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तो बस उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करूंगा, क्योंकि वो खत्म तो फिर मेरे और नायरा के बीच में कोई नहीं आएगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो उसे ऐसे भी पसंद नहीं करते हो, तो इससे अच्छा है कि वो मेरे पास रहे, ताकि मैं उसे खूब प्यार कर सकूं, उसकी परवाह कर सकूं। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई। आतिश उसकी बकवास सुन गहरी सांस भरते हुए बोला, हो गया तुम्हारा?
या अभी भी कुछ बाकी है? मैं नायरा को पसंद करता हूँ या नहीं, उसकी परवाह करता हूँ या नहीं, ये शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन जरा एक बार अपना फोन तो चेक कर लो, उस शख्स ने कहा। आदित्य तुरंत ही अपना फोन निकाल देखता है। उसके फोन पर फिर से फोटो आई थी, जिसमें नायरा उस चाकू वाले आदमी से कुछ बात कर रही थी। मेरे आदमी को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा नायरा के पेट में चाकू घोंपने में, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। आज की मीटिंग ही नायरा की जान की कीमत है, उस शख्स ने कहा। आदित्य के चेहरे पर इस वक्त डर के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। उसने शांति से जवाब दिया, तुम जो कोई भी हो, लगते मेरे बहुत करीबी हो, तभी तो काफी अच्छे से जानते हो मेरे बारे में। करीबी ही समझो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, और फिर वो फोन काट देता है। उसके फोन काटते ही तुरंत ही आदित्य के फोन पर नायरा का फोन आया। उसकी आवाज में एक घबराहट थी। आदित्य, मैं मंदिर आई थी दादी के साथ, मन की शांति के लिए, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे डर लग रहा है आदित्य। घबराओ मत, तुम ऐसी जगह खड़ी हो जहाँ भीड़ ज्यादा हो। मैं बस अभी आ रहा हूँ। आदित्य फोन काट तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया। दादी नायरा के पास आती है। नायरा बेटा घर चले। नायरा इधर उधर देखते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। वो दोनों जैसे ही जाने लगती हैं, तभी वो आदमी जो नायरा का पीछा कर रहा था, वो फोन पर किसी से बात करता है। वो लड़की जा रही है सर, क्या करना है? पीछा करो उसका, फोन वाले शख्स ने कहा। तो वो आदमी फोन जेब में रख नायरा का पीछा करने लगा। गाड़ी के पास आते ही दादी को याद आया कि वो पूजा की थाली तो वहीं मंदिर में ही भूल आई है। तो वो नायरा से बोली, लगता है मैं पूजा की थाली वहीं भूल आई। तुम बैठो, मैं बस अभी थाली लेकर आती हूँ। आप बैठिए दादी, मैं ले आती हूँ, नायरा ने कहा, और फिर मंदिर की तरफ बढ़ गई। सही मौके का इंतजार करता हुआ वो आदमी नायरा को एकटक देखने लगता है, और फिर उसके पीछे चल पड़ता है। चलते हुए नायरा को यह महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, तो वो तेजी से पीछे पलटती है। उसके पलटते ही वो आदमी चाकू निकाल तेजी से उस पर वार करने को होता है। डर के मारे नायरा दोनों हाथ अपने पेट पर रख आंखें मीच लेती है। वो आदमी नायरा को चाकू मारता उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यह अभय था। अभय उसका हाथ मरोड़ उसकी पीठ से लगाते हुए उसे आगे की तरफ धकेल देता है। वो आदमी लड़खड़ाकर गिर जाता है। अभय उसकी तरफ फिर बढ़ता है। उससे पहले वो जल्दी से उठकर वहां से भाग जाता है। सामने अभय को देख नायरा ने कहा, भैया तुम ठीक तो हो ना? नायरा, अभय ने नायरा का गाल छूते हुए कहा। नायरा अपनी पलकें झपका देती है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो नायरा? जैसी तुम्हारी हालत है, उस हालत में तुम्हें अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अभय ने फिक्र भरे लहजे में कहा। वो मैं दादी के साथ आई थी भैया, वो पूजा की थाली अंदर भूल गई थी, तो मैं बस वही लेने जा रही थी, तभी ये सब। नायरा आगे खामोश हो गई। तो अभय आगे बढ़ नायरा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। नायरा अभय की कमर को कसकर पकड़ लेती है। अभय फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, नायरा, नायरा माँ भी यहाँ है। माँ, माँ आपके साथ आई है भैया? नायरा के चेहरे पर एक खुशी उतर आई। अभय अपनी पलकें झपकाते हुए नायरा का हाथ पकड़ उसे मंदिर के अंदर की तरफ ले जाता है। दीप्ति जी भगवान के सामने खड़ी पूजा कर रही थी। अभय उनके पास आकर बोला, माँ अपने पीछे देखिए एक बार। दीप्ति जी जैसे ही पीछे पलटती हैं, तो सामने नायरा को देख उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। माँ, नायरा दौड़ते हुए आकर उनके सीने से लिपट जाती है। दीप्ति जी, जो अब तक नायरा को अपने सामने देखकर हैरान थी, उसके गले लगती वो हकीकत में लौटती हैं, और नायरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर पूरे चेहरे को चूमने लगती हैं। तुझे एक बार भी हमारी याद नहीं आई नायरा? तूने घर से जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? उन्होंने रोते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, जिसकी सजा मुझे मिली आप सबसे दूर होकर। मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। एक बार भी आप सबके बारे में नहीं सोचा, एक बार भी पापा की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। बहुत स्वार्थी हूँ मैं माँ, मेरी की गलतियों की कोई माफी भी नहीं है। नायरा दीप्ति जी के हाथों को अपने होठों से लगाए सिसक पड़ी।
उसे रोते देख दीप्ति जी तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसे रोते नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस तुम खुश हो। तुम्हारी उदासी तुम्हारे बच्चे की सेहत पर बुरा असर डालती है, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो वो भी ज्यादा वक्त तक तुमसे नाराज नहीं रह पाएंगे। चलो अब मुस्कुराओ जल्दी से। नायरा उनकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा आदित्य ये सब देख रहा था। नायरा को सही सलामत अपने परिवार के साथ देख वो वहीं से वापस चला आया। अभय नायरा का हाथ पकड़े उसे आराम से उसकी गाड़ी तक छोड़ वहां से चला जाता है। नायरा गाड़ी में बैठ जाती है। उसके मन की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। जब दादी उसका पहले से भी खिला चेहरा देखती हैं, तो वो मुस्कुराते उससे पूछती हैं, क्या बात है नायरा, आज तो तुम्हारा चेहरा काफी खिला खिला लग रहा है। नायरा तुरंत ही अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए बोली, ऐसा तो कुछ नहीं है दादी, बस वो ऐसे ही मैं। दादी प्यार से उसका गाल छूते हुए बोली, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया बेटा, हमेशा खुश रहो ऐसे ही। जब तुम हर वक्त खुश रहोगी तो बच्चा भी अच्छा महसूस करेगा। नायरा उनकी तरफ देख मुस्कुरा देती है। आज आतिश घर जल्दी आ गया। दादी हेमा जी और सौम्या बैठकर इस वक्त कल के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। कल नायरा की गोद भराई की रस्म थी। सब मिलकर उसी के बारे में बातें कर रहे थे। मेहमानों की लिस्ट देख रहे थे। आदिश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो एक तरफ बैठा लब के साथ खेल रहा था। रमन प्रेम जी के साथ दादू को लेकर उनके रूटीन चेकअप के लिए गया हुआ था। कल की रस्म के लिए जरूरी सामानों की लिस्ट बनाती सौम्या हेमा जी से बोली, मम्मा गोद भराई की रस्म तो लड़की के मायके से आई हुई चीजों से शुरू होती है ना। तो फिर नायरा, बोलते बोलते वो चुप हो गई। भाई यह सुन नायरा का चेहरा उतर गया। आदिश की नजर नायरा के चेहरे की तरफ चली जाती है। नायरा का चेहरा देख सौम्या गिल्ट महसूस करते हुए बोली, नायरा सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम उदास मत होना। कोई बात नहीं भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। आप कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचिए। नायरा ने उनकी तरफ देख अपनी पलकें झपका दी। वहीं हेमा जी नायरा का मन रखने के लिए बोली, कोई बात नहीं, हम हमारी लाई हुई चीजों से गोद भराई की रस्म शुरू करेंगे। वैसे आदिश के वक्त पर मम्मी पापा और बड़े भैया नहीं आ पाए थे, क्योंकि उस वक्त पापा का ऑपरेशन हुआ था। तो माँ जी खुद की लाए सामानों से ही मेरी गोद भरी। सही कह रही हूँ ना मैं माँ जी। हाँ एम्मा, तूने बिल्कुल सही कहा। नायरा बेटा, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। तुम अच्छे से अपनी गोद भराई के पल को जीना। ऐसे उदास होकर मत बैठना। दादी ने हेमा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सबको अपनी परवाह करते देख नायरा बोली, ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैं तो बल्कि खुश हूँ, आप सबका मेरे लिए इतना प्यार देखकर। बीते महीनों में एक दिन भी आप सबने मुझे मेरे परिवार की याद नहीं आने दी। हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मुझे आप सब जैसा परिवार मिला। आप सबके होते हुए भला मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस हो सकती है क्या? तुम शायद मुझे थैंक यू कहना भूल रही हो। भूलो मत कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ हो। आदिश ने नायरा की तरफ देखा। यह लड़का नहीं सुधरने वाला कभी भी। दादी ने आदिश को डपट दिया। इसमें सुधरने और बिगड़ने वाली कौन सी बात है डार्लिंग? सच ही तो कहा ना मैंने। आदिश आकर दादी की बगल में उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बैठ गया। फिर से डार्लिंग, तू नहीं सुधरेगा ना? दादी ने आदिश का कान पकड़ते हुए कहा। आह डार्लिंग, दर्द हो रहा है। आतिश नौटंकी करने लगा तो दादी हंसते हुए प्यार से उसका गाल छूकर बोली, हमेशा ऐसे ही रहना, बिल्कुल नटखट। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा उठे। आदिश मुस्कुराते हुए दादी के गले लग जाता है। रमन, प्रेम जी और दादू हॉस्पिटल से आ चुके थे। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। नायरा को खाना खाने के बाद थोड़ा घूमना था, तो आदिश भी उसके साथ बाहर गार्डन में चला आया। वो भी नायरा के साथ यहाँ से वहां घूमने लगा। हल्की हल्की ठंड थी, तो आदिश अपनी जैकेट नायरा के कंधों पर डाल देता है। नायरा उसकी तरफ देखती है और मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा देती है। ठंड होने लगी है, अंदर चले? उसने पूछा तो नायरा हमें गर्दन हिला देती है। आदिश नायरा को कंधे से पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है। सीढ़ियों के पास आते ही वो नायरा से बिना पूछे ही उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। नायरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वो उसे यह हक पहले ही दे चुकी थी। नायरा को आराम से बेड पर बिठा सोने का कहकर आदिश कुछ देर बालकनी की तरफ चला आता है। वहां आकर वो अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर जलाता है और पीने लगता है। इस वक्त उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए वो खुद से बोलता है, तुम जो कोई भी हो, बहुत करीबी हो मेरे। इतना तो मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मेरी वजह से
नायरा को इस सब में घसीट रहे हो? तुम्हारा पता तो मैं लगा कर रहूंगा। कुछ देर बाद वो अंदर चला आया। नायरा सो चुकी थी। आदिश की नजर नायरा पर जाती है। उसकी तरफ देख वो बोला, आई हो कि कल मैं तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला पाऊं। वो आगे बढ़ नायरा की पीठ के पास दो तकिए रखता है और फिर अपनी जगह आकर सो जाता है। एक शख्स किसी आदमी को मार रहा था। नीचे पड़ा आदमी दोनों हाथ जोड़ उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए साहब, अगर वो लड़का बीच में नहीं आता तो मैं उस लड़की को आज खत्म कर देता। लड़की को मार देते तुम? इतनी हिम्मत तुम्हारी? मारना तो सिर्फ उसके बच्चे को था, उस लड़की को नहीं। वो शख्स उस आदमी को बालों से पकड़कर उठाता है और फिर जोर से झटक देता है। अपने बालों में हाथ फिराते हुए वो पूछता है, कौन था वो लड़का? पता नहीं साहब, वो आदमी दर्द के मारे धीरे से बोला। सुबह से ही गुप्ता विला में गोद भराई की रस्म की तैयारी चल रही थी। पूरे घर को डेकोरेट किया गया था। हेमा जी बेटों को समझा रही थी मेहमानों को सबसे पहले क्या सर्व करना है। नायरा इस समय तैयार हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी गोद भराई की रस्म होनी थी। श्रृंगार के नाम पर उसके चेहरे पर सिर्फ मांग में सिंदूर और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। अपने कुर्ते के बटन को पकड़े आदिश नायरा के पास आता है। नायरा, क्या तुम्हें बटन लगा दोगी? टूट गया है, वो बोला। माथे पर बिंदी लगा नायरा आदिश की तरफ पलटती है। आदिश जैसे उसकी तरफ आगे कुछ बोलने को होता है तो उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और आंखें उसके चेहरे पर जमसी जाती हैं। तुम कुर्ता निकाल दो, मैं अभी लगा देती हूँ। नायरा के बोलने पर आदिश होश में आया। वो पहले तो कुर्ता निकालने को होता है लेकिन फिर कुछ सोच कुर्ता नहीं निकालता और नायरा की तरफ देखता है। ऐसे ही लगा दो ना। नायरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है। वो सुई धागा लेकर आती है और आराम से आदिश के कुर्ते का बटन लगाने लगती है। नायरा का ध्यान जहाँ बटन लगाने पर था तो वहीं आदिश का सारा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नायरा के चेहरे पर था। प्रेगनेंसी ग्लो के कारण नायरा का चेहरा बिना मेकअप के भी चमक रहा था। थोड़ा सा आगे होकर नायरा धागा तोड़ती है और पीछे होते हुए बोली, हो गया, अभी बाकी है कुछ। आदिश ने कहा तो नायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदिश उसकी बात का जवाब न देकर सीधे शीशे की तरफ जाता है और वहां रखा काजल थोड़ा सा अपनी उंगली पर लगाकर नायरा की तरफ आता है। नायरा के पास आकर वो उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए बोला, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नजर तुम्हें लगे। नायरा आदिश की तरफ देखती रह गई और कुछ वक्त उसे ऐसे ही देखती रहती। अगर दरवाजे पर नॉक नहीं होता तो। दरवाजा नॉक करते हुए सौम्या अंदर आई। नायरा, तुम तैयार हो? जी भाभी। नायरा ने उसकी तरफ देखा। सौम्या नायरा को एकटक देखती रह गई और फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत ही प्यारी लग रही हो। किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें कहीं? नहीं लगेगी, मैंने काला टीका लगा दिया है भाभी। आदिश तुरंत ही बोल पड़ा। सौम्या उसके कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए मुस्कुराई। अच्छा, तो इतनी तो फिक्र है अपनी बीवी की कि जनाब ने पहले ही काला टीका लगा दिया। आदिश और नायरा दोनों ही झेप गए उसकी बात से। आदिश तुरंत ही वहां से निकलते हुए बोला, शायद भाई मुझे बुला रहे हैं, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद नायरा एक फूलों से सजे एक झूले पर बैठी हुई थी। सब औरतें इस वक्त नायरा के आसपास खड़ी थीं। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा खत्म कर वो हेमा जी से बोले, बहन जी, अब आप गोद भराई की विधि शुरू कर सकती हैं। जी पंडित जी, हेमा जी ने कहा और फिर गोद भराई का सामान लिए नायरा की तरफ बढ़ी। उन्हें नायरा की तरफ आते देख एक औरत बोली, हेमा बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? गोद भराई की रस्म तो लड़की के मायके से लाए हुए सामान से शुरू होती है। जब लड़की का भाई लड़की की गोद में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट की टोकरी रखता है। क्या आपकी बहू के मायके से कोई नहीं आया? जी, वो नायरा के। उनकी बात पूरी होने से पहले ही पीछे से किसी की आवाज आई, नायरा के मायके से उसका भाई आया है। आवाज सुन सभी पीछे पलटते हैं। आदिश अभय को यहाँ देख खुश होता है। अभय हाथों में सामान लिए आगे बढ़ता है। उसके पास सामान ज्यादा था तो आदिश उसकी तरफ बढ़ता है आधा सामान उठाने के लिए। थैंक यू। अभय उसकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुराया तो बदले में आदिश भी मुस्कुरा दिया। नायरा के पास आकर अभय सामान नीचे रखता है। उसे देख नायरा के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। अभय हेमा जी की तरफ देखता है। नमस्ते आंटी। आंटी, क्या मैं गोद भराई की रस्म शुरू करूं? हाँ, हेमा जी ने कहा। अभय नायरा की गोद में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा रखता है और फिर प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोलता है, भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे और हमेशा सलामत रखे। तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराती रहो।
उसके छूते ही नायरा की आंखें नम हो गईं और वो अपनी जगह से उठ तुरंत ही अभय के सीने से लग गई। उसके आंसुओं की गर्माहट अभय को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो नायरा को खुद से दूर कर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, ऐसे रोते नहीं है, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। भैया, नायरा ने सिर्फ इतना कहा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आंटी को रस्म पूरी करने दो। अभय नायरा को कंधे से पकड़े उसे झूले पर वापस बिठा देता है। हेमा जी बाकी की बची रस्म पूरी करती हैं। सभी औरतें नायरा और उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देती हैं। रस्म अच्छे से हो चुकी थी। खाना खाने के बाद आए हुए सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस सिर्फ घर के लोग ही थे। प्रेम जी बैठकर अभय से बात कर रहे थे। हेमा जी अभय को जूस का गिलास देते हुए बोली, देखना जब नायरा का बच्चा होगा ना, तब अपने नाती नातिन को देखने के लिए वो कैसे दौड़े चले आएंगे। बच्चा तो दो परिवारों को मिला देता है, फिर यहाँ तो नायरा उनकी अपनी बेटी है। वो उससे भला कब तक नाराज रहेंगे। देखना वो जल्दी नायरा को फिर से अपना लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ आंटी कि पापा नायरा को माफ कर दें और अपना गुस्सा भूल जाएं। अभय ने कहा, ऐसा बहुत जल्द होगा बेटा, हेमा जी ने प्यार से कहा। फिर वो सौम्या से बोली, सौम्या बेटा, नायरा को उसके कमरे में छोड़ आओ। इसे बैठे हुए काफी वक्त हो गया है, अब इसे आराम करना चाहिए। सौम्या के बोलने से पहले ही अभय ने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं नायरा को उसके कमरे तक ले जाऊं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, नायरा तुम्हारी बहन है, हमसे भी पहले तुम्हारा हक है उस पर, दादाजी ने कहा। यह तो आपका अपनापन है, अभय ने मुस्कुराकर कहा, फिर नायरा को लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अभय नायरा को लिए कमरे में आता है और उसे आराम से बेड पर बिठा देता है। फिर उसकी बगल में बैठते हुए उससे बोला, मुझे पता है कि तुम यहाँ बहुत खुश हो, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या तुम यहाँ पर खुश हो नायरा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ भैया, सब लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने कभी भी मुझे आप लोगों की कमी महसूस नहीं होने दी। मम्मा हमेशा मेरा माँ की तरह ही ख्याल रखती हैं। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नायरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह सब बोलते हुए यह देख अभय के दिल को सुकून मिलता है। फिर वो नायरा की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, और आदिश, वो कितना प्यार करता है तुमसे। नायरा अभय के इस सवाल पर खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास अभय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जवाब देती भी तो क्या वो अपने रिश्ते की सच्चाई की आखिर उसे पता थी। नायरा की नजरें नीची हो गईं। भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। यही ना कि तुम जिस लड़के से प्यार करती थी और जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, वो लड़का आदिश नहीं है। यही बताना चाहती हो ना तुम मुझे। अभय ने उसकी तरफ देखा। यह सुनते ही नायरा की नजरें ऊपर उठी और वो हैरानी से बोली, लेकिन आपको ये सब खुद आदिश ने बताया मुझे। तुम्हें पता है, मुझे आज यहाँ आने के लिए आदिश ने ही फोन किया है। जानती हो उसने ऐसा क्यों किया। अभय ने नायरा की आंखों में देखा। क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई कुछ भी कहे। तुम जिस लड़के से प्यार करती थी, उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आदिश तुमसे प्यार करता है नायरा। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार परवाह देखी है। वो अच्छा लड़का है नायरा। बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। आदित्य से बेहतर लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए सब कुछ भूल उसके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अभय की आवाज में गंभीरता थी। वो प्यार से नायरा का माथा चूमता है और उससे बोलता है, मैं चलता हूँ अब। जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं सीधा दौड़ा चला आऊंगा। अपना ख्याल रखना। इतना बोल अभय वहां से चला आया। लेकिन नायरा, वो अभी भी अभय की कई बातों में उलझी हुई थी। हाँ, ये सच था कि कहीं ना कहीं नायरा को आदित्य से अटैचमेंट होने लगा था। आदित्य की उसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सारी चीजें नायरा को आदित्य के करीब ले जा रही थी। ये सच था कि वो अबीर को भूल चुकी थी। अभय नीचे चला आता है। आदित्य उसे गाड़ी तक छोड़ने आता है। गाड़ी के पास आकर वो अभय की तरफ देखते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच अभय, मेरे कहने से यहाँ आने के लिए। तुम्हें देखकर नायरा का कल से मुरझाया हुआ सा चेहरा खिल उठा। मैं बस उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखना चाहता था। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है आदिश। नायरा मेरी बहन है। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे अच्छा लगा यह देखकर कि तुम्हें नायरा की इतनी परवाह है। बस हमेशा उसका ऐसा ही ख्याल रखना। थोड़ी मासूमियत है उसमें,
लेकिन समझती हर बात है वो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि नायरा का ख्याल रखना। अभय ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नायरा की। एक बेपरवाह इंसान उसकी परवाह करता है। ओके बाय। आराम से जाना। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। अभय उसे बाय बोल गाड़ी में बैठ जाता है। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। सब लोग सो चुके थे। आदित्य अभी भी जगा हुआ था, क्योंकि वो कोई जरूरी काम कर रहा था अपने लैपटॉप पर। नायरा को डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो पास वाले कमरे में बैठा हुआ था। नायरा बेड पर लेटी सिर्फ करवटें बदल रही थी। नींद उसे भी नहीं आ रही थी। आखिरकार वो उठकर बैठ जाती है। उसकी नजरें घड़ी की तरफ जाती हैं, जहां 12 बज रहे थे। घड़ी से नजरें हटा नायरा खुद से बोली, आदित्य अभी तक काम कर रहा है क्या? सुबह से उसने एक बार भी रेस्ट नहीं किया है, और अभी भी काम। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए काफी बना लाती हूँ। खुद से इतना बोल नायरा एक हाथ से पेट को सहारा दिए उठती है और कमरे से बाहर की तरफ चली आती है। आतिश लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। कमरे में किसी के कदमों की आहट होती है तो वो नजरें उठाए ऊपर की तरफ देखता है। सामने से नायरा चली आ रही थी, हाथों में कप लिए। उसे देख आदिश ने कहा, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोई ना अभी तक। लो ये काफी पी लो, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो। नायरा कप आदिश की तरफ बढ़ाते हुए बोली। उसके हाथ में कॉफी का कप देख आदिश हल्की सख्ती से बोला, सीरियसली? तुम इस वक्त कॉफी बनाने नीचे किचन में गई थी? नायरा पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें डॉक्टर ने अकेले सीढ़ियां उतरने या चढ़ने से मना किया है, तो फिर यह सब? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए कॉफी बनाने गई थी। तुम तो मुझे डांट रहे हो। नायरा ने हल्का सा मुंह बना लिया। कॉफी मैं खुद से भी बना सकता था, और मैं तुम्हें डांट नहीं रहा बल्कि समझा रहा हूँ कि तुम्हें अब अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आदित्य इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था, तो नायरा उसके पास रखे सोफे पर बैठते हुए बोली, तभी तो मैं यहाँ चली आई। अब कमरे में तो मैं अकेली थी ना, तो तुम मुझे यहाँ कंपनी देने आई हो। आदित्य कॉफी का कप उठाते हुए बोला। हाँ। नायरा सोफे पर अच्छे से बैठ गई। आदित्य चुपचाप अपना काम कर रहा था, और नायरा उसके पास बैठी उसे देख रही थी। वो थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठी रहती है, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है। उसे उबासियां लेते देख आदित्य ने कहा, नायरा तुम क्यों मेरी वजह से परेशान हो रही हो? जाओ, तुम जाकर सो जाओ। मैं भी बस 5 मिनट में काम खत्म कर सोने वाला हूँ। नायरा को अब सच में नींद आने लगी, तो वो बोली, जल्दी आ जाना। और वो उठने के लिए सोफे का किनारा ढूंढने लगी। उसे उठने में दिक्कत हो रही थी, तो आदित्य तुरंत ही अपनी जगह से उठ नायरा के सामने आता है और अपने दोनों हाथ से नायरा के दोनों हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। आदित्य नायरा को कंधों से पकड़े कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो नायरा को आराम से बेड पर बिठाते हुए बोला, सो जाओ। और फिर वो वहां से जाने लगा, तो नायरा उसे बोली, आदित्य। आदित्य पीछे पलटा। नायरा अपनी जगह से उठती है और उसके गले से लगते हुए बोली, थैंक यू। नायरा का यूं गले लगना आदित्य के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।